हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि कल से अपन ने नया कोर्स स्टार्ट किया। उस कोर्स में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी में जीके जीएस के क्वेश्चन आए वो सारे इस कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे। तो गाइज, ये कोर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा जो भी आपके आने वाले एग्जाम होते हैं या फिर हो चुके हैं उनमें प्रीवियस ईयर के 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आना ही आना है। तो गाइज, आप यहां से अपने 5 से 10 नंबर पक्के कर सकते हो इस सेशन से। बस आपको इस सेशन पर रेगुलर बने रहना बहुत जरूरी है। तो गाइज, आज इसी सेशन का मैं पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो गाइज, आपको इस सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है जिससे कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट ना जाए। तो जैसा कि गाइज घड़ी में 2 बज चुके हैं, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइज आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो गाइज, आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मतलब बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है या फिर शोक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना। मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से आप बता दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, दूसरा है हुगली, तीसरा है भागीरथी नदी, चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। तो आपको बताना है बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये केबीसी में भी आ चुका है क्वेश्चन, और एनटीपीसी में और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और अदर पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। तो आपको पता होना चाहिए दामोदर। भाई, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं पूछ लेता हूं जिससे आप स्टेटिक जीके और करंट अफेयर को साथ में कनेक्ट करके चल पाओ कि बंगाल के प्रेजेंटली में गवर्नर कौन है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका उत्तर भी। तो गाइस, बंगाल के प्रेजेंटली में जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी प्रेजेंटली में वहां के गवर्नर है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूजों में आपको देखने को मिल रहे होंगे। और भाई, वहां की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर। इतनी जानकारी आपको बंगाल के बारे में और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स में बी द्वारा किस देश को निरूपित किया जाता है। ब्रिक्स जो होता है उसका जो बी है, बी से कौन से देश का नाम आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील या बहरीन। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से इसको बता दीजिए, 5 सेकंड है मात्र आपके पास। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा बी से ब्राजील को डिनोट किया जाता है। वहीं आर से रसिया को डिनोट किया जाएगा, आई से इंडिया को, सी से चाइना को, और एस से साउथ अफ्रीका। भाई, मैं आपको बता दूं जो ब्रिक्स है उसका फॉर्मेशन 2009 के अंदर हुआ था। 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका अलग से और जुड़ गया था। तो पहले ये ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स हो गया। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बुलबुल, दूसरा ऑप्शन है चेतक, हायग्रीव, चौथा ऑप्शन है बादल। तो आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो गाइस, 5 सेकंड है मात्र आपके पास इसका उत्तर देने के लिए। तो गाइज, इसका राइट उत्तर होगा चेतक। चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, बहुत ही बहादुर घोड़ा था जो कि महाराणा प्रताप जी का था, तो उस घोड़े का नाम था चेतक। भाई, महाराणा प्रताप की बात कर लूं, इनके द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था 21 जून 1576 के अंदर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं जो महाराणा प्रताप जी थे ये कौन सी जगह के शासक थे, कौन सी जगह के किंग थे। अगर आपको पता है तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। भाई, अभी हाल ही में अपन ने कुछ दिन पहले मतलब इनकी एनिवर्सरी भी मनाई है। अगर आपको पता है बर्थ एनिवर्सरी तो बता दीजिए उसका भी। तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ये जो महाराणा प्रताप जी थे जो मेवाड़ के शासक थे, ये 15 नंबर के किंग थे मेवाड़ के, और 6 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो मुगल एम्परर जो थे अकबर, उसके साथ हुआ था। उसमें अकबर की जीत हुई थी, पर वो अपने जो महाराणा प्रताप है उन्हें पकड़ने में मतलब पकड़ नहीं पाया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है धमनियों में रक्त होता है जो डैश से भरा होता है। जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड होता है, वो ब्लड
कौन सी गैस से भरा होता है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है टॉक्सिन्स या लिपिड्स। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए गाइस। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जो धमनियों होती हैं, आर्टरीज होती हैं अपने, उनके अंदर ही ब्लड भरा होता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू भरा होता है। तो आपको पता होना चाहिए। भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा इससे रिलेटेड कि जो अपना ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये आपके पेपर में आता है एनटीपीसी में, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपसे एटॉमिक नंबर भी बहुत बार पूछा जाता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा 8 एटॉमिक नंबर होता है किसका? ऑक्सीजन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इनमें से कौन मृत व्यक्ति के लिए स्मारक नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ऑप्शन में स्मारक दी गई है वो किसी व्यक्ति के मरने की याद में नहीं बनाई गई। तो पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है चार मीनार या इदमात उद दौला। तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका राइट आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में दीजिए गाइज इसका उत्तर आप। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा गाइज इसका चार मीनार। चार मीनार जो है वो किसी की याद में नहीं बनाई गई है। वहीं बीबी का मकबरा आपको पता है कहां है? जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि औरंगजेब ने बनाया था अपनी पत्नी की याद में। ताजमहल आप सभी को पता ही है। चार मीनार किसी की भी याद में नहीं बनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1949, दूसरा ऑप्शन 1951, 1952 या फिर 1953। आपको फटाफट से बताना है। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? 1949, 1951, 1952 या 1953? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में गाइस। गाइस आपका टाइम पूरा हो चुका है। इसका राइट ऑप्शन है 1951 में भारत का जो संविधान था उसमें संशोधन किया गया था 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? आपको बताना है टेनिस, तैरना, एथलेटिक्स या भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग बोलते हैं जिसे। कर्णम मल्लेश्वरी। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से ये संबंधित है। भारोत्तोलन का इंग्लिश में मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी। इस खेल से कर्णम मल्लेश्वरी रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून? जो अपना चंद्रमा है उसका परिक्रमा सबसे पहली बार किस उपग्रह के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या फिर अपोलो 11। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए गाइस। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा लूना 10 के द्वारा सबसे पहली बार अपने चंद्रमा का परिक्रमा लगाया गया था। तो लूना 10 क्या है? एक उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जिसे टीबी बोला जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 28 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 24 मई या फिर 28 मई। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है टीबी डे कब मनाया जाता है, क्योंकि टीबी बहुत फेमस बीमारी इसलिए। तो इसका राइट आंसर होगा 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। वर्ल्ड की बात की है इसमें, आपको ये बात भी याद रखनी है। भाई मैंने कल आपसे पूछा था नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, फटाफट से उत्तर दे दीजिए। जिसको ये सब तो याद ही हो गया होगा। तो वो 28 फरवरी को मनाते हैं अपन नेशनल साइंस डे अपने भारत में। और ये टीबी डे की जो बात कर रहे हैं वो अपन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है वीर सावरकर, दूसरा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती। तो आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है। आपके पास मात्र 5 सेकंड है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा
महात्मा गांधी जी के द्वारा जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा था अपना भारत, तब इनके द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था। भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कौन सी डेट को और कौन सी सन में, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, पर सन हर किसी को याद नहीं रहती। तो 1869 सन में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है हमारी आंखों में लेंस का आकार डैश के लिए है। जो हमारी आंखों में लेंस लगाए जाते हैं या फिर चश्मे लगाए जाते हैं, उनके अंदर लेंस ही होता है। तो वो लेंस हमारे आंखों की मतलब किस तरीके से हेल्प करता है और क्या काम करता है, ये पूछ रहा है। आंखों को ढकने के लिए, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजे, आंखों की फोकल दूरी बदले, आंखों को चोट लगने से बचाता है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, आपके पास मात्र 5 सेकंड है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा आंखों, जो आंख होती है उनकी फोकल दूरी को बदलने के लिए अपन लेंस का यूज करते हैं। अगर कोई भी जो चीज है मतलब अपन से दूर है तो वो अपन को पास नजर नहीं आने लगती, पर वो उसकी फोकल डिस्टेंस होती है ना, वो चेंज हो जाती है। तो वो आपको और नजदीकी जूम तरीके से वो चीज दिखने लगती है। तो आपकी जो आंखें होती है आपको दिखना साफ लगने लगता है उससे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पेंसिलिन जो होती है उसका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। पहला ऑप्शन है यान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। तो आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है पेंसिलिन। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता। असहयोग आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन, स्वशासन आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली को इन्होंने झंडा फहराया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उन्हें कौन से मूवमेंट के लिए याद किया जाता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए इनको याद किया जाता है। स्क्रीन पर आपको इनकी फोटो दिख रही होगी, अरुणा आसफ अली। तो ये एक वुमेन है ये। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, ये कौन सी सन में शुरू हुआ था और किस डेट को इसकी शुरुआत हुई थी। फटाफट से इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आपको आता है। वहीं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किस मुक्केबाज का नाम असली सौदा है, रियल डील। कोई भी जैसे अपने यहाँ विराट कोहली का चीकू बोलते हैं, तो इनके निक नेम रख दिए जाते हैं कुछ। तो इसी प्रकार से एक मुक्केबाज है, उसका नाम निक नेम था रियल डील। तो वो कौन सा मुक्केबाज था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माइक टसन, मोहम्मद अली, एविंडर होलीफील्ड या जू लुई। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। भाई मैं आपको बता दूं जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 8 अगस्त 1948 में शुरू हुआ था। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट पूछी जाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एविंडर होलीफील्ड को क्या कहा जाता है, असली डील। असली डील नहीं, रियल डील या असली सौदा बोलेंगे हिंदी में। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो एविंडर होलीफील्ड हैं वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं और किस देश के लिए खेलते हैं। तो तब तक आप इसका उत्तर भी दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। जो रॉलेट एक्ट था वो कौन सी सन में या किस वर्ष पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1921, 1923 या 1926। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में हो जाता है। 1919 में या फिर 1921 में या फिर 1923 में या फिर 1926 में। रॉलेट एक्ट के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भाई मैं आपसे अब बता दूं जो अपने एविंडर हॉलीफील्ड थे वो यूनाइटेड स्टेट के बॉक्सर हैं, बहुत शानदार बॉक्सर हैं गाइस। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा रॉलेट एक्ट को किस और नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
भारत में वास्को डिगामा कब आया था? आपको बताना है। जो वास्को डिगामा था वो इंडिया के अंदर कौन सी सन में आया था? पहला ऑप्शन है 1492, 1498, 1948, 1857। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा 1498 के अंदर वास्को डिगामा अपने भारत में सबसे पहली बार आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है गाइस, सबको पता होना चाहिए। वास्को डिगामा 1498 में अपने भारत के अंदर आया था। भाई मैंने आपसे पूछा था रॉलेट एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक एक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका वाले जीव का एक उदाहरण है? आपसे पूछ रहा है एक एकल कोशिका वाले जीव का इन ऑप्शनों में से कौन सा उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, इचोनोडॉन्ट्स, एनिलिड्स। तो आपको बताना है, आपके पास मात्र 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। इचिनोड्रोम्स बोलेंगे इसे, एनिलिड्स, एंथ्रोपोड्स या फिर प्रोटोजोआ। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ, जो एकल कोशिका वाले जीव का एकमात्र उदाहरण है, जो कि आपके ऑप्शन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दाबुल का स्वर्ण मंदिर कहां मिल सकता है? जो गोल्डन टेम्पल ऑफ दाबुल वो कौन सी जगह पर स्थित है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। आपको बताना है कि जो अपना गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ भी स्थित है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको बताना है। एक आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, दाबुल का स्वर्ण मंदिर कहाँ है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ गोल्डन टेम्पल कहाँ है। गोल्डन टेम्पल तो आप सभी को पता होगा अमृतसर के अंदर है। वहीं जो दाबुल का स्वर्ण मंदिर है वो आपके श्रीलंका के अंदर है। इस पे आप स्क्रीन पर फोटो दे सकते हो। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा श्रीलंका की कैपिटल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सम्राट अशोक डैश के उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? मतलब इनके फादर का नेम बताना है आपको। इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है सुसीमा, चौथा ऑप्शन है दशरथ। तो आपको पता होना चाहिए इनके फादर का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के ये उत्तराधिकारी थे। अशोक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? आपको ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। भाई मैं आपको बता दूं इनके बेटे का नाम दशरथ था, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। तो आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दशरथ किसके उत्तराधिकारी थे? तो आप लगाओगे सम्राट अशोक के। और सम्राट किसके थे? तो वो बिंदुसार के थे। भाई मैं आपको बता दूं तो ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो सम्राट अशोक जी, इनका पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नृत्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कुचिपुड़ी डांस है उसकी उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य से हुई थी? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो गाइस आपके पास मात्र 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, अगर आपको आता है, नहीं तो फिर अपन डिस्कस कर ही लेंगे। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है कुचिपुड़ी, उसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के अंदर से हुई थी। भाई मैं आपसे पूछूंगा आंध्र प्रदेश के प्रेजेंटली में चीफ मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माना जाता है कि कोणकर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणकर मंदिर है जो, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा कौर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। जो आप अपने नोट्स देखते हो ना, रुपया के जो नोट्स आते हैं उनके ऊपर इस टेम्पल की आपने फोटो देखी होगी बहुत बार। कौर्ण मंदिर बोलते हैं इसे, कौणकर मंदिर बोलते हैं। इसका निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा जाता है ये। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक सात पक्षी बहुभुज को डैश कहा जाता है? इस 7 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड। तो आपसे पूछ रहा है जो पॉलीगॉन होते हैं, बहुभुज होते हैं, 7 पक्षी, उसे क्या कहा जाएगा? गैर, हेक्सागोन, हेप्टागोन या ऑक्टागोन?
तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा हेप्टागोन। 7 साइडेड का हेप्टागोन होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन ने आपसे पूछा था 7 पक्षी बहुभुज मतलब पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे, तो हेप्टागोन बोलेंगे, जिसकी 7 साइडें होती हैं, 7 भुजाएं होती हैं, मतलब 7 डायरेक्शन होंगी, उसे हेप्टागोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। जो थार डिजर्ट है उससे सटे डिजर्ट को क्या कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो गाइस इसका पहला ऑप्शन है गोभी, चोलिस्तान, सुकुर या मीरापुर। तो गाइस आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में मात्र 5 सेकंड है आपके पास। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा चोलिस्तान। चोलिस्तान जो पाकिस्तान से में थार रेगिस्तान है उससे सटा रेगिस्तान है, जिसे चोलिस्तान बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुदूर अतीत से जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या निशानों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलेंथियोलॉजी या फार्माकोलॉजी। निर्विज्ञान, पुरातत्व, पुरासड़ काल, औषधि विज्ञान, पुरापाषाण काल। तो गाइस फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा पुरापाषाण काल कहा जाता है। जो अपन मतलब पुराने जीव मर चुके हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, या फिर बहुत पुराने पौधे हो चुके हैं, तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा, तो उसकी स्टडी को कहा जाएगा पुरापाषाण काल। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? परफेक्ट हेमिस्फीयर या मोस्टली फ्लैट या परफेक्ट स्फीयर या ओवलेट स्फीयर? आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। जो मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये 2016 में आपके एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और आपका पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर आप गेन कर पाओगे। आपको यहां से पता चलेगा कि एनटीपीसी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और बहुत से क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं वो भी आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है ओवलेट स्फीयर बोला जाता है। पृथ्वी का आकार एक ओवलेट स्फीयर की तरह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का अपना लास्ट प्रश्न है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 टीमों ने खेला था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी किसी को पता ही नहीं होता, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो फटाफट से इसका राइट ऑप्शन दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सबसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। हर कोई इस क्वेश्चन को गलत करके आता है एग्जाम में। तो गाइज आज से आप याद कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो गाइज अपना सेशन आज का यही समाप्त होता है। गाइज अगर आपको कोई और सेशन की जरूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी वो सेशन भी आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तो गाइज आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको सारी तैयारी इस चैनल पर ही कराई जाएगी। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे जाकर देख सकते हो, वहां से आप उसे खोलोगे तो आपको वहां पर हमारे चैनल से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो गाइज अपनी शानदार क्लासेस चल रही हैं। अगर गाइज आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक शेयर करना बहुत जरूरी है, जिससे और लोग अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाए इस सेशन के द्वारा। तो थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। घर पर रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू एवरीवन।